हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि करंट क्या होता है, वो डिफाइंड कैसे होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर किसी कंडक्टर में उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस्टेब्लिश होती है तो जो उसके अंदर चार्जेस होते हैं या कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंट कन्फिग्रेशन में जब चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें हम लोग कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ये सब कल सीखा था। आज क्या करेंगे, आज हम लोग जो हम लोग का जैसे कि कोई सर्किट है उसको एनालाइज करके ये बताना कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है या किस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल है, ये सब आज बताना सीखेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में मैं अपने पिछले उस क्लास में बता चुका हूँ जब कैपेसिटेंस के बारे में बता रहा था, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज एक तरीके का अरेंजमेंट होता है हम लोग का, ठीक है। तो वहां पर भी बताया था, आज फिर से बताऊंगा। और उसके साथ साथ ही सिमेट्रिकल सर्किट्स का, जहां पर कि रेजिस्टेंस इस बार गिवन होंगे, सिमेट्रिकल जो सर्किट्स हैं उनके बारे में बताया था और वो कैपेसिटर्स के केस में बताया था। अभी वहां पर मैं रेजिस्टेंस को लगाकर बताऊंगा कैसे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर बात आती है हम लोग के मीटर ब्रिज की, कि मीटर ब्रिज क्या होता है, किस तरीके की डिवाइस है और कैसे यूज करते हैं हम लोग उसको, फंक्शनैलिटी क्या होती है। क्लियर। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे केसीएल के बारे में कि किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, एक्चुअली अगर किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें तो ये है कुछ इस तरीके से कि अगर किसी सर्किट में कोई एक पॉइंट है जहां पर कि इस तरीके से दो करंट आ रहे हैं और दो करंट जा रहे हैं, या इधर से एक और वायर कनेक्टेड है जो जिसपे कि करंट आ रहा है, और इस पे हम लोग नाम दे दें, अगर ये I1, ये I2, ये I3, I4 और ये I5, ये अगर नाम दिया तो देखिए क्या हो रहा है, इस जंक्शन पे ये करंट आ रहे हैं और यहां से ये क्या हो रहा है, दो करंट जा रहे हैं। तो ये क्या होगा यहां पर कि जितना करंट आ रहा है, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू होगा I5 प्लस I4। क्लियर। यानी कि किसी जंक्शन पे या किसी ऐसे पॉइंट पर जहां पर करंट आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, तो जितना करंट आएगा टोटल वो बराबर होगा टोटल आउटगोइंग करंट के। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो ये होता है हम लोग का किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन में। चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड कैसे है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो किसी वायर से अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो जितना वायर इधर से एंटर करेगा उतना ही जितना चार्ज इस वायर पे एंटर करेगा उतना ही चार्ज इधर से लीव करेगा उस वायर को, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर हम एनालॉजी देखें एक पाइप की जिसमें कि वाटर फ्लो हो रहा हो, तो जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही वाटर बाहर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस पर क्या होगा, इसका मतलब कि या तो बीच पे कहीं पे पाइप फटा हुआ है जिससे कि वाटर लीक हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जितना पानी डाला गया वो उतना यहाँ से नहीं निकल रहा, तो यहाँ से पानी निकल रहा है। अगर यहाँ पर पानी बढ़ जाए, जितना हम डाल रहे हैं उससे ज़्यादा निकल रहा है, इसका मतलब कि पानी आ रहा होगा इस जगह पर कहीं से, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की हेल्प से ये किरचॉफ्स करंट लॉ निकल कर आता है, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी किसी पॉइंट पर, किसी सर्किट के किसी पॉइंट पर जिसको हम लोग नोड कहते हैं, उस पर जितना भी करंट आता है वो बराबर होता है, टोटल करंट जितना एंटर करता है उतना बराबर होता है आउटगोइंग करंट के, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है किस पे, केसीएल पे। तो अगर इसकी हेल्प से मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो या किसी सर्किट को एनालाइज करना हो तो कैसे करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। एक्चुअली 12th क्लास में हम लोग ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे फोकस करते हैं। उसकी हेल्प से सर्किट को एनालाइज करके करंट फाइंड करना या किसी जगह पर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है वो फाइंड करना, ये सब हम लोग करते हैं। बट केसीएल भी हम लोग का एक बहुत अच्छा टूल है किसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए। कैसे, लेट अस सपोज हम लोग के पास कोई एक यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें कि एक ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर उसके बाद इस जगह पर एक
रेजिस्टेंस लगा हुआ है 8 ओम का, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको ऐसे कर दें कि यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने ऐसे एक बैटरी लगा रखी है, लेट अस सपोज 20 वोल्ट्स की, ठीक है। तो 20 वोल्ट्स की ऐसे बैटरी लग गई। अब हम लोग को बताना है कि यहाँ पर इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर मुझे ये बताना, लेट अस सपोज मुझे बताना है कि आई करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, या फिर ये बताना हो कि इस जगह पर कितना करंट जा रहा है, इधर कितना करंट जा रहा है। अगर मुझे ऐसा बताना है तो इसके लिए क्या है कि मैं या तो KVL लगा सकता हूं, जो कि अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर मैं KCL की हेल्प से ही यहां पर इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? यहां पर देखो ये एक नोड दिख रही मुझे, ठीक है, तो नोड के जस्ट यहां पर एक मैं पॉइंट मान लूंगा जहां पर एक पोटेंशियल कंसीडर करूंगा x, ठीक है, एक पोटेंशियल कंसीडर करूंगा x। और दूसरा चीज कि इस रजिस्टर के बाद यहां पर कुछ और कंपोनेंट नहीं है, यानी कि अगर 20 वोल्ट्स देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो 20 वोल्ट्स पर है। फिर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ पोटेंशियल हम लोग का पोटेंशियल मिलेगा इस जगह पर। तो उस हिसाब से इस पॉइंट पर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये 20 वोल्ट्स है, और ये क्योंकि 0 वोल्ट्स पर कनेक्टेड है तो इस पॉइंट को मैं मान सकता हूँ कि ये 0 वोल्ट्स पर है। फिर यहां से क्या करूंगा मैं, देखिए ये अगर मैंने एक नोड माना तो ये वाला जो पाथ है यहां से यहां इस तरीके से, ये और दूसरा ये ऐसे होते हुए, ठीक है, ये एक यहां से ये पाथ हो गया और दूसरा एक पाथ ये हो गया, ये ऐसे हो गया। तो अगर मैं मानूं तो ये मान सकता हूं कि इस जगह पर ये वाला करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहां से ये वाला करंट बाहर जा रहा है, ये इस पॉइंट पर आ रहा है और ये यहां से जा रहा है। तो इनकमिंग करंट बराबर हो जाएगा आउटगोइंग करंट के, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके नोडल एनालिसिस को यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, इसको नोडल एनालिसिस कहते हैं, वो कैसे यूज करते हैं वो है कुछ ऐसा कि यहां पर देखो हमें करंट निकालना है, ठीक है, कि इस जगह पर कितना करंट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस रजिस्टर के अबाउट देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर मान लिया हमने कि यहाँ पर पोटेंशियल है कितना x और यहाँ पर 20 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच में वो हो जाएगा x - 20, और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया करंट जो कि इस पॉइंट पर आ रहा है। उसके बाद यहां पर हम लोग कर देंगे जो करंट यहां से जा रहा है, तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, यहां माइनस यहां डिवाइडेड बाय हम लोग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी है उस वो कर देंगे। तो x डिवाइडेड बाई 8 प्लस यहां पर x डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, ये निकल के रहा है, इसको कर देंगे 0 के बराबर। तो यहां से हम लोग की x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू निकल कर आएगी तो उस x की वैल्यू को यहां पर हम पुट करेंगे, फिर जो भी आएगी, अब अगर इस जगह पर हमें करंट बताना है कि यहां से कितना करंट जा रहा है, तो वो माइनस जितना भी यहां पर आएगा ये कर देंगे और डिवाइडेड बाई इसको कर देंगे, तो हम लोग का यहां पर करंट निकल कर आ जाएगा कितना होगा, ठीक है। और यहां पर जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही और वो बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। तो यहां पर मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूं, एक्चुअली क्या है, ये वाला टर्म भी इस तरफ आ गया, और यहां पर होता है कि टोटल जो भी करंट यहां पर आ जा रहा है उसका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। मतलब कि इसको अगर इस तरफ ले आऊं तो समेशन IN प्लस, ठीक है, और यहां पर कैसा हम लोग प्लस ले रहे हैं, एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये माइनस आएगा, ठीक है, इधर से अगर इधर करें तो ये ऐसे माइनस हो जाएगा, I out इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि जितना करंट उस पे नोड पे जा रहा है और जितना करंट बाहर जा रहा है वो चीज यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे जब सम उसका तो 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस है इस जगह पर आउट में, कि अगर यहां पर मैं आउट शब्द लिख रहा हूं तो वो बता रहा है कि ये बाहर जाने वाला करंट है, तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हम लोग की यहां पर डिफरेंट होगी, ठीक है। हेलो BSc H मैथ्स, आपका नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया, आप कल भी आए थे। गुड इवनिंग। अब यहां से क्या है कि इस जगह से अब आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज फाइंड कर लिया, तो
इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं और x की वैल्यू निकालने के बाद फिर जो भी हम लोग का होगा यहाँ से करंट इस में निकाला जा सकता है या इसमें निकाला जा सकता है या फिर इसमें निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का है किरचॉफ्स करंट लॉ, वो भी हम लोग के पास एक टूल बनकर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब, जिसमें कि अब हम लोग के पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं कि एक कोई इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर हम लोग के पास क्या है, 4 रजिस्टर्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है और बीच में एक लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। वहां पर हम लोग मेजरमेंट नहीं करते कि करंट कितना, उसका वैल्यू कितना है, सिर्फ हम लोग वहां पर उसका जो प्रेजेंस है वो चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कि वहां पर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। तो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फीबल करंट। फीबल मतलब बहुत, अगर कम लेवल का भी करंट है तब भी उसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर ये 4 रजिस्टर्स दिए, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पर इसको R1 दिया नाम, इसको R2, इसको R3 और इसको R4, और इस जगह से अब ये बैटरी अगर कनेक्ट करिए तो यहां से क्या होगा, ये ऐसे करंट जाएगा अगर I, तो ये I2 इधर चला गया, I1 इधर चला गया और फिर उसके बाद ये I4 इधर और I3 इधर। अगर ये सर्किट में अगर हम लोग ध्यान दें कि इस कंडीशन को अगर ये फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, अगर ये इस तरीके का कोई सर्किट जहां पर हम लोग के पास ये 4 रजिस्टर्स ऐसे लगे हों और बीच में एक वायर के थ्रू कोई कनेक्शन दिया हो, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया ये देखने के लिए कि इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ इस तरीके का हम लोग ने अरेंजमेंट बनाया है, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ये अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब कि R1/R2 अगर नहीं हो रहा और R3/R4 नहीं हो रहा, उस केस में इस वायर से भी करंट फ्लो करेगा। और अगर इसको फॉलो कर लिया, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर लिया, मतलब कि इस तरफ वाला का रेजिस्टर्स का जो रेशियो है वो इस तरफ वाले रेजिस्टर्स के रेशियो के बराबर अगर हो जाएगा, तो इस पॉइंट से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ और यहाँ जो पोटेंशियल हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। इसको भी हम लोग नोडल एनालिसिस या फिर कह लें कि KCL की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं, बट ये हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जहां पर हम ये देखते हैं कि अगर कुछ इस तरीके का हम लोग के पास एक ब्रिज फॉर्म्ड है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि उस पर ये बैलेंस्ड कंडीशन है या नहीं। अगर बैलेंस्ड कंडीशन होती है उस केस में इस वायर को हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है ही नहीं, मतलब ये होता है कि इस पर करंट फ्लो ही नहीं होता है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो इस तरीके से इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, और अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं हुआ तो फिर यहां पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है x और इसका पोटेंशियल है y। सिंस ये यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है तो होगा इनके बीच में कुछ डिफरेंस पोटेंशियल का, तो इस तरीके से इसको कंसीडर कर लेंगे। फिर वही हम लोग लगाएंगे अपना नोडल एनालिसिस कि यहां से कितना यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अगर इसको EMF यहाँ पे E माना तो ये EMF के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। EMF क्या होता है? बैटरी का उस टाइम पे पोटेंशियल होता है जिस टाइम पर उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो अभी इस बात को समझेंगे कि EMF क्या होता है। अभी ये EMF को मान सकते हैं कि एक तरीके का वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज यानी बैटरी के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, उसको माइनस करके फिर देखेंगे कितना यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और इस तरीके से इसको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर KVL का भी यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है हम लोग की कि जैसे KCL हम लोग ने सीख लिया, उसकी हेल्प से क्या हम लोग किसी सर्किट को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं जिसमें कि क्या कैसे गिवन हो, ब्रांचेस के फॉर्म पे गिवन हो। जैसे कि अगर हम लोग के पास कोई एक सर्किट है जिसमें कि इस तरफ है 10 वोल्ट्स इस पॉइंट पर, और उसके बाद ये एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी के बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है, और उस रजिस्टर के आगे यहाँ पर फिर इस तरह करते हुए एक रजिस्टर है, और इस पॉइंट पर दिया है कि ये 5 वोल्ट्स है। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, और फिर जाके यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, और इस जगह पर ये 20 वोल्ट्स है। ठीक है, तो इस तरीके के केस में, और ये जो बैटरी दी है
एक्चुअली इस तरीके के सर्किट्स हम लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जहां पर ये पॉइंट हमें लगता है कि प्रॉपर कहीं से कनेक्टेड नहीं है, बट ये कनेक्टेड होते हैं। ये सब जो ये पोटेंशियल बताया जा रहा है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जीरो पोटेंशियल पे कनेक्टेड होते हैं, उसके रिस्पेक्ट पे हम लोग इसको बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अगर सर्किट आ जाए तो उनको कैसे एनालाइज करना है, इसका अगर हम लोग देख लें कि कितना पोटेंशियल है, तो इस बैटरी पे पोटेंशियल जो गिवन है हम लोग को वो है 10 वोल्ट्स का। फिर अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टर है वो है 8 ओम और ये जो रेजिस्टर है ये है 2 ओम। इसको अब हमें एनालाइज करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इस पूरे सर्किट को अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर एक नोड जैसा दिखाई दे रहा है, जहां से करंट यहाँ पे आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा या इधर से ऐसे जा रहा होगा, आ रहा होगा। अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता, आ रहा है या करंट जा रहा है, ये हमें नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जब इस पॉइंट का हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल कैलकुलेट करके, और वो जब पोटेंशियल हम लोग का निकल कर आ जाएगा, फिर देखेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस है। क्लियर? तो देखो, अब इस पॉइंट से इसको यहां से हम लोग एक इसको नोड मान लिए। इसको मानने के बाद इसको यहां पर नेम दे देंगे x। फिर इसके बगल में जो रजिस्टर है उसके इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो देखेंगे। अब क्योंकि यहां पर ये 10 वोल्ट दिया है तो यहां और उसके बीच में एक बैटरी लगी हुई है, तो डायरेक्ट हम लोग ये नहीं मान सकते कि x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 वो निकल के आ जाएगी करंट की वैल्यू। ये नहीं कर सकते। करंट की वैल्यू ऐसे हम लोग निकाल कैसे रहे हैं? ये सिंपली ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, उस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, और उसकी ये वैल्यू है रेजिस्टेंस की। तो सिंपली हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि इस रजिस्टर के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर कितना पोटेंशियल है माइनस यहां पर कितना पोटेंशियल है, और उसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो इस ब्रांच पर करंट की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। क्लियर? निकालेंगे कैसे? अब क्योंकि यहां पर बैटरी लगी है और उसके बाद यहां पर ये 10 वोल्ट्स है, तो ये वाला जो अब रीजन होगा वो एक्चुअली देखिए, समझिए, अगर यहां पर मान लीजिए कि जो पोटेंशियल है वो है y, ठीक है, तो इस पोटेंशियल में एक बैटरी को जब ऐड किया गया तो बैटरी क्या करेगी? इस पोटेंशियल में अपने पोटेंशियल को ऐड कर देगी, तब जाके इसके आगे जो पोटेंशियल है उसके बराबर निकल कर आएगा। यानी कि y प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। मतलब कि अगर ये यहां पर बैटरी नहीं होती, ठीक है, अगर यहां पर बैटरी नहीं होती तो ये वाला पोटेंशियल जो होता वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो 10 वोल्ट ही होता, कुछ भी हो सकता था। बट अगर यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है तो ये बैटरी क्या करेगी? पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना जो पाथ देख रहे हैं वो किधर से किधर देख रहे हैं? बैटरी के निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ। तो बैटरी से होते हुए जब हम लोग देखते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये कंसिडर करते हैं कि पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि Y में 20 वोल्ट्स ऐड हो जाएगा, तब जाके बनेगा इस बैटरी के आगे वाला पोटेंशियल। इस जगह पर इस बैटरी को फाइनली कनेक्ट करने के बाद कितना पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, तो वही हमने लिख दिया कि y प्लस 20 इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 10 माइनस 20, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट्स। ठीक है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? माइनस 10 वोल्ट्स है। तो अब यहाँ पर इसको यूज करेंगे कि ये पोटेंशियल हमें पता चल गया वो है माइनस 10। ठीक, तो सिंस यहां पर ये है हम लोग का माइनस 10, तो x माइनस माइनस 10, ठीक है, x माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, ये निकल के आ गया करंट की वैल्यू इधर। कैसे? ये है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्लस अब यहां से ये जो x दिया हुआ है, ठीक है, इधर से इधर देखें तो ये x और इधर 5 दिया हुआ है, तो x माइनस 5, इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा। उसके बाद इधर देखें, अब देखो यहां पर ये कनेक्टेड है और इधर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे पोटेंशियल का वो देखेंगे इधर से इस जगह पर। ठीक है, इधर से इधर तक हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। अब क्योंकि ये जो रजिस्टर है, अगर हम लोग को V इज इक्वल टू आई आर लगाना है,
किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, या फिर रजिस्टर के अक्रॉस, तो हम लोग को रजिस्टर के जस्ट अगल बगल वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल देखना होगा। अब क्योंकि हम लोग को इस ब्रांच पे करंट देखना है तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करते हुए चलते हैं कैसे। यहाँ पर अगर पोटेंशियल एक्स है और बैटरी के निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है और हम लोग बैटरी के निगेटिव जो टर्मिनल है उससे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल में इंक्रीज होगा। तो यहां पर जितना पोटेंशियल था उसमें ऐड हो जाएगा 10 वोल्ट्स और इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है वो निकल कर आ जाएगा और वो कितना हो गया, x प्लस 10 के बराबर। यानी कि इस रजिस्टर के इस पॉइंट पर है कितना वोल्टेज, x प्लस 10, और इस पॉइंट पर कितना है 20 वोल्ट्स, जो कि यहां पर ऐसे सॉर्टेड है। अब इसका यूज करेंगे तो इस तरफ से इस तरफ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग जैसे एनालाइज कर रहे हैं इस नोडल एनालिसिस में इस सर्किट को, तो हमेशा जैसे x से इसकी तरफ देखा, x से इसकी तरफ देखा और x से इधर देखा, तो मतलब अभी यहाँ पर हर तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट मानकर चल रहे हैं हम लोग, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। बाद में जो x की वैल्यू निकल कर आएगी, जो वहाँ पर होनी चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू, वो वही निकल कर आएगी। यही KCL का फ़ायदा है कि हम लोग को एक चीज़ को पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते रहना है, हमारा आंसर सही निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये तो एकदम सिंपल सा सर्किट है। जब सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस केस में इस तरीके से एनालाइज करना बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, ये x प्लस 10 था और x प्लस 10 में -20 कर देंगे और -20 करने के बाद इसको 8 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे x की वैल्यू, जो कि निकल कर आएगी कुछ 10/7 वोल्ट्स, ठीक है, ये ऐसे निकाल लिया। इसको फिर अगर हमसे पूछ लिया जाए इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 10/7 - 5 डिवाइडेड बाई 2 वो इस पे करंट हो जाएगा। या फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब 10/7 क्या है, छोटा है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन हम लोग को बतानी है वो किधर से किधर होगी, इस जगह पर, इस ब्रांच में। वो देखिए यहाँ पर ये जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो निकल के आई 10/7। 10/7 का मतलब ये जो है वो 2 से भी छोटा है, ठीक है। ये जो नंबर है वो 10/7 वो 2 से भी छोटा है। तो जब ये 2 से छोटा है और ये 5 वोल्ट्स है तो इधर पोटेंशियल कम, इधर पोटेंशियल ज़्यादा, तो जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। तो देखिए इससे हम लोग ने करंट की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। साथ ही साथ अगर हम लोग को इसी सर्किट में ये करना हो कि अगर यहाँ पर ऐसे दिया है कि ये जो पॉइंट है इससे इस तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यही करेंगे कि यहाँ पर 10/7 है, उसमें फिर इस पे ऐड करेंगे 10/7 में +10, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना पोटेंशियल है। उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, करंट निकल कर आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। अगर हम लोग की वैल्यू प्लस निकल के आ रही है, यानी कि जो हम लोग ने डायरेक्शन कंसीडर करी है करंट की वो सही है। अगर निगेटिव निकल के आ रही है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले लेना है। मतलब कि अगर ये 2 पॉइंट हम लोग ने कंसीडर किए और मान लिया पहले कि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल x है और इधर y है और x - y कर लिया और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस r था वो कर दिया, और ये निकल कर हम लोग के जो i वैल्यू वो निगेटिव निकल के आई। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन हम लोग ने कंसिडर करी है वो गलत करी है, हम लोग को इधर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये y - x करेंगे डिवाइडेड बाई r, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो माइनस अगर कभी निकल कर आ जाता है तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि आपकी जो करंट की डायरेक्शन थी वो अपोजिट है, बस दैट्स ऑल। इसमें ये चीज़ होती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं लेडर नेटवर्क पर, ठीक है। तो ये जो था ये हम लोग का एनालिसिस ऑफ सर्किट ब्रांचेस, उसी का ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि x - 5 डिवाइडेड बाई 2 ये सब इस तरह करके हम लोग को निकालना होता है। तो आपको मैंने बता दिया है वो। अब बढ़ते हैं लैडर नेटवर्क पर, ठीक है। लैडर नेटवर्क आखिर है क्या? लैडर नेटवर्क
से मतलब है, जैसे कि हम लोग ने कैपेसिटेंस के केस में पढ़ा था, जहां पर कि हम लोग के पास एक सीढ़ी जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सीढ़ी जैसा कैसे? सीढ़ी कैसी होती है? लकड़ी वाली। उसमें अगर हम लोग देखें तो लकड़ी की सीढ़ी ऐसे होती है, उसमें एक ऐसा ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, दो ऐसे पैरेलल वायर और उनके बीच में ऐसा कनेक्शन होता है, या फिर कह लें दो पैरेलल यहाँ पे पोल है और उनके बीच में ऐसा है। तो ये दो बंबू हो गए और ये छोटे छोटे बंबू हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है वो फॉर्म हो जाती है, तो वो हो गया लैडर। अभी यहां पर हम लोग के पास है लैडर नेटवर्क इन इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह लीजिए कि जो हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनकी बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि इस चीज पे अगर इसको यहां से रिप्लेस कर दिया जाए कुछ किन्हीं दो चीजों से, जैसे कि एक रजिस्टर इधर और एक रजिस्टर इधर, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस इधर लगा दें और एक रेजिस्टेंस इधर लगा दें, इसी जगह पर एक रेजिस्टेंस इधर लगा दें और एक रेजिस्टेंस इधर लगा दें। देखिए, रजिस्टर जो है वो एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर कभी बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उतना रेजिस्टेंस जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और रजिस्टर लगाने का मतलब कि उतने रेजिस्टेंस का हम लोग एक डिवाइस लगा दे रहे हैं। बात सेम है, रजिस्टर लगा के ही रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, बट ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर लगा के ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, हम लोग किसी और तरीके से भी यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा रहे हैं या रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, उसका किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक, अब इस तरीके से मुझसे कह दिया जाए कि करते रहो, इसको लगाते रहो। कब तक लगाते रहो? इनफाइनाइट तक। ठीक है, कह दिया कि इनफाइनाइट तक लगाते रहो। तो उस केस में जो ये फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा एक इनफाइनाइट लेंथ का एक नेटवर्क, जिसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट लेंथ लैडर नेटवर्क। और इस तरीके के सर्किट को अगर हमें एनालाइज करना है तो ये समझना होगा कि सागर से अगर एक बूंद कम कर दी जाए तो सागर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, सागर से एक बूंद अगर निकाल ली जाए तो सागर खत्म नहीं होता। मतलब क्या है इस बात का मेरे यहां पर, वो समझते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर इस तरीके से ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, लेट अस सपोज कि इनमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो यहां पर 3 ओम है, ये 2 ओम है, फिर 3 ओम है, यहां पर 2 ओम है। ठीक है, सेम सेक्शन यहां पर ये क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ये जो चीज ऐसे दिख रही है यहां से, ये रेड वाला हिस्सा जैसे जो दिख रहा है ना, ये चीज रिपीट ही होती रहती चली जाती है, एक और बहुत दूर तक वो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो हम लोग का सर्किट होता है उसमें अब कैसे करें, कैसे एनालाइज करें? तो बस वही चीज ध्यान रखिए कि सागर से अगर एक बूंद कम कर दी जाए तो सागर कम नहीं होगा, सागर सागर रहेगा। तो यहां पर सागर क्या है और बूंद क्या है? सागर जो है वो है ये इनफाइनाइट पूरा जो ऐसा नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो लैडर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है इनफाइनाइट साइज का, वो है। और इस पे बूंद क्या है? बूंद है ये यूनिट। ठीक है, बूंद है इस पे एक इतनी यूनिट। ठीक है, तो अब इसका यूज करते हैं, समझते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए, अभी क्या है कि अगर ये मैंने यहां से इसको देखा कि इसको अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं, ठीक है, ठीक है, इसको अगर यहां से ब्रेक कर दूं तब भी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हम लोग का वो इनफाइनाइट लेंथ का ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या होगा, वहां पर हम लोग का कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस जगह पर क्या है कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है उसको अगर अभी हटा दें तो ये बचेगा सिर्फ यहां पर ये ऐसे 2 ओम। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इस जगह पर क्या है कि इस पूरे का रेजिस्टेंस हम मान ही लेते हैं कि जो सागर है वो सागर है, यानी कि ये इसका पूरा का पूरा जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर के बराबर ही है। ठीक है, मान लिया कि इस पॉइंट के अक्रॉस जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो आर है या आर नेट मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, इसको यहां से ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट से ऐसे ब्रेक कर दिया। तो अगर इस यूनिट को अलग कर दिया जाए तो फिर इस पॉइंट के क्रॉस अगर हम लोग फिर से रेजिस्टेंस देखें कि कितना होगा, तो वो सागर का सागर ही रहेगा, यानी कि आर नेट ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास एक इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि 2 पॉइंट है यहां पर, ये एक्स वाई, जिसके अबाउट
जो रेजिस्टेंस है नेट वो है आर नेट, और फिर यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ये ऐसा, ये है 3 ओम और ये है हम लोग का 2 ओम, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसमें कि रेजिस्टेंस है आर नेट। मतलब इन दो पॉइंट से ब्रेक करके ये वाली जो पूरी चीज थी, क्योंकि ये सागर है यानी कि आर नेट है ये, तो आर नेट ही रिप्लेस कर दिया इन दो पॉइंट्स के अबाउट। तो अब क्या हुआ, हम लोग के पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची, ये सर्किट कह लें वो क्या बची, कि हम लोग का जो इस पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा। देखिए जैसे ये आर है, आर नेट, वो इस 2 ओम के पैरेलल में है, तो इस पॉइंट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस हम लोग के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उसका जो आर इक्विवेलेंट निकल कर आता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर, ये चीज होती है, तो इसका ही यूज करेंगे। तो यहां पर एक क्या है हम लोग का, वो है, अभी आर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर पैरेलल अगर लिख दें तो काफी आसान रहेगा समझने में। 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/R नेट। इसको जब आप करेंगे तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा 2R नेट और यहां पर 2 प्लस R नेट। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर, ये निकल के आ गया इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो है सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ 3 ओम। तो यहां पर ये हो गया XY और ये बराबर है किसके, यहां पर रेजिस्टेंस R नेट के, जो टोटल रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो है यहां पर, ये तो रिप्लेस किससे हो गया, RP से, और ये यहां पर 3 ओम है ही। तो ये और ये कैसे हैं, सीरीज पे हैं, तो जो R नेट अब निकल कर आएगा ये इस पॉइंट के अबाउट वो होगा ये प्लस ये, क्योंकि ये सीरीज पे है। तो R नेट इज इक्वल टू 3 प्लस RP। 3 प्लस RP कितना है, ये 2R नेट अपॉन 2 प्लस R नेट। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को ये जो R नेट है वो पता चल जाएगा, या टोटल भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर R नेट इतना बड़ा शब्द ना लिखकर इसको हम लोग एक शॉर्ट में R भी बोल सकते हैं कि टोटल जो है रेजिस्टेंस वो R के बराबर है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। हेलो तनवर संजू, कैसे हैं आप, किस स्कूल से हैं? अब यहां पर क्या है कि ये जो हम लोग ने चीज पढ़ी वो था इनफाइनाइट साइज के जो हम लोग के नेटवर्क्स होते हैं, जिनको हम लोग लैडर नेटवर्क कहते हैं, उनको एनालाइज करने का तरीका, कि सागर से अगर एक बूंद कम कर ली जाए तो सागर खत्म नहीं होता। यही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, और उसी का इस्तेमाल करके इस चीज को फाइंड करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर कि हम लोग के पास कुछ ऐसे नेटवर्क्स आते हैं, रेजिस्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं जहां पर वो कि सिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, उसमें है कुछ इस तरीके का कि एक रजिस्टर ऐसे लगा है, दूसरा रजिस्टर ऐसे लगा है, तीसरा ऐसे लगा है, और ये फिर इधर ऐसे है। ठीक, इस जगह पर ये ऐसे है, ये इस जगह पर ऐसे है, फिर इस पॉइंट से, मतलब अगर बात की जाए कि ये ऐसे यहाँ पर ये कनेक्टेड ही है यहाँ पर, और फिर यहाँ से एक ऐसे लगा हुआ है, इधर से ये ऐसे लगा है, और एकदम इसके सिमेट्रिकल इस तरफ एक रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करते हुए एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, फिर इधर एक रजिस्टर लगा है, और इधर ऐसे करते हुए एक इधर रजिस्टर लगा है, और इधर ऐसे रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये एक हम लोग का एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया। इस तरीके के सिमेट्रिकल इसको यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि XY के अबाउट हम लोग को फाइंड करना है कि कितना रजिस्टर यहाँ पर एक अगर इक्विवेलेंट रजिस्टर पुट कर दें तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमें वो फाइंड करना है। और यहाँ पर हर एक रजिस्टर की वैल्यू या रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है, तो रजिस्टर के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R है अगर हर जगह पर, तो फिर इस जगह पर कैसे चीज़ें हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए, देखने में तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ये है कि हम लोग के पास एक तरीका है इसको एक सिमेट्रिकल सर्किट मानकर एनालाइज करने का। कैसे, देखिए, इसको हम लोग एनालाइज इस तरीके से करते हैं
कि अगर यहां से कोई करंट जा रहा है, ठीक है, लेट अस सपोज यहां से कोई करंट जा रहा है, तो वो करंट क्या होगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होगा, ठीक है। और क्योंकि ये एकदम हम लोग का सिमेट्रिकल है यहां पर हर तरीके से, तो जो करंट इस आर्म में जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ने कह दिया कि इस जगह पर हम लोग का कुछ करंट जाएगा I/2 और इधर करंट जाएगा I/2, ठीक है, अगर हम लोग ने ऐसा माना, तो उसके बाद अब क्या होगा कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा R इंटू I/2, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। उस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट बना, ठीक है, उस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट बना और ये वाला जो पॉइंट बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R इंटू I/2 और R इंटू I/2 ये एकदम सेम है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाले पॉइंट, ये जो यहां पर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये भी एकदम कैसा हो जाएगा, सेम पोटेंशियल का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम लोग अटैच कर दें तो सर्किट में किसी भी तरीके का कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आता। किस तरीके से चेंज नहीं आता, यानी कि करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस सर्किट को एनालाइज करने में। तो ये जो करंट की वैल्यू है, ये मैं अभी क्या करूं, ऐसे हटा दूं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को, ये जो रेड पॉइंट है और ये जो ग्रीन पॉइंट है, इनको आपस में अटैच कर दूंगा। तो जब इनको आपस में अटैच करूंगा तो होगा क्या, वो देखिए, यहां से ये एक सर्किट ऐसे, मतलब एक वायर ऐसे जाएगी, ये हो गया एक्स, और एक्स के बाद इस जगह से यहां से ये एक रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा, और यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाएंगे और ये पॉइंट तो पहले से मिला है, तो ये वाले रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये और ये वाला, ये आपस में पैरेलल में हो गए, ठीक है, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो उसकी वजह से अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, हम लोग के इस जगह पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और जो R इक्विवेलेंट होता है हम लोग का पैरेलल, वो होता है 1/R1 + 1/R2, और ये है सिमिलर। तो जो निकल कर आता है हम लोग का RP, वो हो जाता है, अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है तो जितने भी रेजिस्टर्स एक साथ वहाँ पर ऐड हो रहे हैं उतने नंबर्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जब R1 और R2 की वैल्यू कैसी हो, सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो R है वो कैसी है, वो सेम है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा R/2, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टर होगा, ये वाला देखिए पॉइंट यहाँ टच कर रहा है और ये पहले से टच है, तो ये वाला पैरेलल हो जाएगा, तो ये भी R/2 बन जाएगा, और ये इधर ऐसे, तो यहाँ पर टच किया ही। फिर उसके बाद सिमेट्रिकली इधर भी एक यहाँ पर ऐसा रेजिस्टर है, ये वाला R, और ये R है, और इधर ये एक बन जाएगा जिसपे भी ये R/2 होगा, और उसके बाद इधर से इधर ये इधर R/2 हो जाएगा, क्लियर। और ये वाला जो है, ये क्योंकि रेड वाले से कनेक्टेड हो गया, ग्रीन वाले से कनेक्टेड हो गया, तो ये वाला इसके पैरेलल में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। और ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये ऐसा निकल के आ जाएगा। अब इस पे एक और चीज हम लोग की लग जाएगी, और वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर हम लोग के जो पोटेंशियल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हम लोग का यहाँ से ऐसे हट जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये और ये कैसे हो गए, सीरीज पे हो गए, तो ये दोनों मिलके R/2 + R/2 मिलके हो जाएंगे इस जगह पर R, और ये R/2 है, और ये दोनों पैरेलल में है, तो फिर ये वही होगा 1/R + 1/R/2, और उसको करके फिर यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं,
क्लियर। अब यहाँ पे सिंपली ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा, फिर ये पैरेलल इसके सीरीज पे है, तो ये इस तरीके से पूरा हम लोग का एक सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाल लेंगे। उसके बाद इनको आपस में हम लोग पैरेलल में कंबाइन करके निकाल लेंगे। तो एक्स और वाई पॉइंट के अबाउट ये जो होगा वो हम लोग एनालाइज करके इसको बता सकते हैं कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट लग रहा है, बिल्कुल बीएससी एच मैथ्स ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये देखने में कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है। जब इसको मैंने आगे एक्सप्लेन यहां पर किया तो ये क्या हुआ, सर्किट सिंपल हो गया। सिर्फ यहां पर क्या बचा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है आप उसको फिर से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वापस जाकर फिर से उसको देखिए, फिर से समझ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो बताया। ये भले ही कंफ्यूजिंग हो बट ये कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, हेलो श्री, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, कहां से हैं। अब यहां पर क्या है कि जो हम लोग के पास अभी तक तो बात थी कि रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हैं या अच्छा जयपुर से हैं आप, ओके। तो अब ये जो हम लोग के पास क्या है कि जो चीजें हैं सीरीज में है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर सीरीज में है, तो उनके अकॉर्डिंग अभी हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे केस फॉर्म होते हैं। बट अब हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि अगर बैटरीज को कनेक्ट कर दिया जाए उन्हीं रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, हम लोग साथ में क्या करें, बैटरीज को भी कनेक्ट कर दें, तो किस तरीके से उन सर्किट को एनालाइज करेंगे वो समझते हैं। श्री, आप जयपुर से हैं और आपके स्कूल का नाम क्या है वो भी लिखिए जरा, देखे तो आप किस स्कूल से हैं। तो अब यहां पर क्या है कि जो सर्किट यहां पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो वो कुछ फॉर्म होगा इस तरीके का। यहां पर एक 10 ओम का रेजिस्टर है, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। ये यहां पर ऐसा 10 ओम का रेजिस्टर है, और उसके बाद इस जगह पर ये यहां से ऐसे 10 वोल्ट्स, और उसके बाद फिर यहां से ये ऐसे बैटरी है 10 वोल्ट्स की, और फिर इसके नीचे ये क्या है, ऐसा 10 ओम ऐसा है, और फिर यहां से ये ऐसा हो गया, और उसके बाद यहां से फिर ये ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा 5 वोल्ट्स। ये 5 ओम है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। ये 20 वोल्ट्स है। और फिर अब हम लोग को बताना है कि ये जो सर्किट है इसमें हम लोग का किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको कैसे अब हमें एनालाइज करना है, इसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो इसको एनालाइज करने के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास अभी पढ़ के आए हैं केसीएल, ठीक है, क्या पढ़ के आए हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसकी हेल्प से इसको एनालाइज करेंगे कि किस रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमें वो एनालाइज करना है, या फिर किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये सब हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। लेट अस सपोज हम लोग ने मान लिया कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है, एक्स है, और इस पॉइंट को मान लेंगे हम लोग कितना, बताइए जरा कितना मानेंगे इस पॉइंट को हम लोग, इसका पोटेंशियल। ये यहाँ पर 10 वोल्ट्स है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये बैटरी से इधर कनेक्टेड है ना, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, अच्छा आप प्रिंस स्कूल में पढ़ती हैं सीकर में, ओके। आपका इस पे कोई डाउट है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई इंप्रूवमेंट, कुछ और इस पे एडिशन चाहिए। अब देखिए, अब यहां से क्या हुआ कि ये वाला जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है, क्योंकि इस पॉइंट से, तो इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, और ये इस टर्मिनल का होगा जीरो पोटेंशियल, क्लियर। तो ये पॉइंट जो होगा उसको हम लोग जीरो पोटेंशियल पे ऐसे कंसीडर कर लेंगे, और उसके बाद लगाएंगे नोडल एनालिसिस। तो यहां से x और ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा ऐसे 10 वोल्ट्स, और ये वाला इधर अगर हम लोग देखें अब यहां से ऐसे, तो देखो इस रेजिस्टेंस के अबाउट हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहां पर निकल कर आएगा, वो हम लोग देखते हैं करंट कितना होगा। तो क्योंकि जितना करंट यहां पर होगा वो उतना ही इस पूरे ब्रांच में होगा, ठीक है, और जो करंट डिसाइड होगा वो इससे डिसाइड होगा, क्योंकि यहां पर ये तो क्या है, पोटेंशियल हम लोग को बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। अब यहां से हम लोग को फाइंड करना होगा कि इस
के 2 पॉइंट के अबाउट कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ने इसको x मान लिया है, ठीक है, अगर इसको x मान लिया है तो x के साथ यहां से देखें कि इसके बाद यहां पर लगा है एक बैटरी। ठीक है, तो x से जब इस पॉइंट पर हम लोग जा रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हो क्या रहा है कि हम निगेटिव टर्मिनल की तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो जब निगेटिव टर्मिनल की तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल में, अगर वहां पर बैटरी क्योंकि लगी हुई है, तो उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो अभी यहां पर अगर x इस जगह पर था और निगेटिव से पॉजिटिव तरफ गए और उसका जो वोल्टेज दिया है वो 20 वोल्ट्स दिया है, तो इस जगह पर ये क्या हो जाएगा, x + 20 वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज यहां पर x + 20 हो गया। तो अब इस रेजिस्टेंस के जस्ट जो पॉइंट होते हैं अगल बगल, वहां पर हमें पोटेंशियल पता चल गया कितना है, वो वहां पर पता चल गया कि ये है यहां पर इधर x + 20 और दूसरा है यहां पर 0। अब सिंपली इस ब्रांच में कितना करंट है वो पता कर सकते हैं, इसमें कितना वोल्टेज है, सॉरी, इस पे कितना करंट है वो पता कर सकते हैं, और इसमें इस ब्रांच में कितना करंट है वो पता कर सकते हैं। तो पता करते हैं, देर किस बात की, तो लगाते हैं नोडल एनालिसिस या केसीएल। तो यहां से x - 10 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको डिवाइड कर दिया 10 ओम से, तो ये निकल कर आ गया क्या, यहां पे निकल कर आ गया हम लोग का ये करंट। फिर उसको हम लोग ने ऐड कर दिया इस ब्रांच वाले करंट के साथ, तो x - 0 उसको डिवाइड कर दिया 10 से। फिर यहां से ये इस रेजिस्टेंस के अबाउट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 20 डिवाइडेड बाई 5, और इसको बराबर कर देंगे 0 से। यहां से हम लोग आसानी से जो x की वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसकी x की वैल्यू निकालनी हो तो यहां पर ये आ जाएगा x - 10 + x, और यहां पर हो जाएगा 2x + 40। ठीक है, कैसे किया, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्योंकि जब ऊपर से नीचे 2 से इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर भी हम लोग का जो होगा वो एक नंबर मिल जाएगा। तो एलसीएम सबका बराबर, तो इसको सीधे ऐसे रख के x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब कि यहां से आप अब जो x की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी उसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, ये यहां पर निकल कर आ गया हम लोग का एक वैल्यू। ठीक है, वो जो की हो जाएगी x = -7.5। ठीक, तो यहां पर जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल के आई, x = -7.5। तो अगर जब हम लोग को ये पता चल गया है कि यहां पर ये -7.5 है, तो अगर इस जगह पर हम लोग को बताना है कि कितना करंट होगा तो ये माइनस ये कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये वाला पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो जो करंट फ्लो होगा वो इधर से इधर फ्लो होगा। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 10 - -7.5, और इस तरीके से करते हुए इसको 10 से डिवाइड करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो करंट होता है वो हम लोग का हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, जो हम लोग का कन्वेंशनल करंट है। इसी तरीके से हम लोग इस ब्रांच पे भी पता कर सकते हैं और इस ब्रांच पे भी पता कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस जो है तरीका हम लोग का, वो एक बहुत पावरफुल टूल है इस तरीके के सर्किट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको बता रहा था इस वजह से ये लंबा लगा, बट अगर इसको आप खुद सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो काफ़ी आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग के पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पर ठीक है, ये हो जाएगा KIRCHHOFF। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहां पर जैसे कि अगर केसीएल से कंपेयर करें, वहां पर क्या हो रहा था, किसी पॉइंट पर कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है, जब हम लोग उसका एल्जेब्रिक सम ले रहे थे, मतलब कि आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव मान लिया और बाहर जाने वाले करंट को माइनस मान लिया, तो इसका हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3 और ये हो गया I4। तो I1 + I2 प्लस करेंगे -I3 प्लस करेंगे -I4, ये हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे वहां पर, वो था केसीएल। अभी यहां पर है वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ जो यहां पर लगाते हैं तो बात होती है वोल्टेज की, और कोई सर्किट है जब हम लोग के पास, उस सर्किट में
हम लोग एक लूप कंसीडर करते हैं और उस लूप में देखते हैं कि जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात किसकी होती है? वोल्टेज की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। तो अगर इस पे मैं एक केस कंसीडर करूं कुछ इस तरीके का, जहां पर कि एक मेरे पास सर्किट है ये, कि एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरफ लगा है, तीसरा या इस जगह पर एक बैटरी है, और फिर इधर आके मेरे पास ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। ये 20 वोल्ट्स की ऐसे बैटरी है। ये जो है वो 10 ओम का है, और ये वाला जो पॉइंट है इस जगह वाला, ये यहाँ पर जो निकल कर आएगा ये 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं सर्किट हम लोग। सर्किट क्या है हम लोग का, इसको इग्नोर करिए, ये जो ऊपर आ रहा है इसको इग्नोर करिए। यहाँ पर सर्किट क्या है हम लोग के पास कि ये ऐसा है, ये ऐसे, ये आ गया, और उसके बाद इधर से ये आ गया, फिर ये ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर ये एक ऐसे बैटरी, और फिर इस जगह पर ऐसे ये हम लोग के पास रेजिस्टेंस इस जगह पर। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो 10 ओम है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 ओम है, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू 10 ओम है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट्स, और इस जगह पर जो बैटरी है उसका वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो इस जगह पर जब आया, तो अब यहाँ पर अगर हमें देखना है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको एनालाइज करना है हम लोग को किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर, तो फिर कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हेलो शिव, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कहाँ से हैं आप? आपके अपने स्कूल का नाम लिखिए, और आपका स्कूल कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, वो बताइए। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ें हम लोग के पास लिखी हुई हैं इसको एनालाइज करना है हम लोग को किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो वो आखिर होता क्या है? ये लिखा हुआ है, ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको समझते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया है इस तरीके कोई सर्किट, तो केवीएल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से मैं चलना चालू करूँ, ठीक है, यहाँ से चलना चालू करूँ और इस डायरेक्शन में ऐसे चलते हुए जाऊँ और फिर वापस इसी जगह पर आ जाऊँ, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल है या फिर कितना ड्रॉप हुआ है, अगर मैं ये मान के चलूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बैटरी हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, वो तो पोटेंशियल दे रहा है, तो वो उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब कि कहीं पर सोर्स होगा और कहीं पर जो होगा वो चीज़ें लॉस हो रही होंगी। लॉस यानी कि यूज़ हो रही होंगी, लॉस नहीं कहेंगे, यूज़ हो रही होंगी। तो ये हो गया सोर्स, और इसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी कि इसका वोल्टेज यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोग का केसीएल बेस्ड था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, वैसे ही ये जो हम लोग का केवीएल होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एक सोर्स है हम लोग का, तो जितनी एनर्जी ये देगा उतना ही एनर्जी इस पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। इसी चीज का यहां पर इस्तेमाल करना है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है आइए देखते हैं। केसीएल में हम लोग क्या करते थे, एक नोड मानते थे और वहां से फिर चीजों को देखते थे। तो यहां पर हम लोग को कंसीडर करना है एक लूप, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके के सर्किट को एनालाइज करने के लिए केवीएल से हमें यूज करना है एक लूप। अब वो जो लूप है वो एक कंप्लीट लूप होना चाहिए, और उसको लेने का तरीका कैसा भी हो सकता है, बट वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आप उसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहां से ऐसे जाएं और यहां से ऐसे लेते हुए ये एक लूप कंसीडर करें, या फिर आप एक ऐसा लूप भी कंसीडर कर सकते हैं यहां से यहां आते हुए ऐसे, या फिर इधर से हम लोग चलें, और या फिर कह दीजिए कि यहाँ से चलें और यहाँ से ऐसे आते हुए ऐसे 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 और यहाँ पे जाके ये लूप कंप्लीट हो जाए, या फिर हम लोग यहाँ से चलें और यहाँ से ऐसे जाएं और फिर इसके बाद इससे जाके हम लोग इसको आगे ऐसे लाकर यहाँ पर एंड कर दें। तो कहीं से भी स्टार्ट कहीं से भी करेंगे, बट एक कंप्लीट लूप इस पर बहुत सारे हम लोग के पास कंप्लीट लूप फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक इस तरीके के लूप को चूज करते हैं जो कि हो सबसे छोटा, क्या हो, सबसे छोटा,
और आसान हो एनालाइज करना। तो क्या करेंगे, यहां से मान लेंगे कि इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लिया हमने। आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी मान के चलिए शुरुआत में, अगर आखिरी में वो प्लस निकल कर आ गई, जो ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा प्लस माइनस का। और अगर करंट की डायरेक्शन प्लस निकल के आ गई, इसका मतलब कि जो आपने डायरेक्शन चूज करी थी करंट की वो सही थी, और अगर निगेटिव निकल के आई यानी कि आपको डायरेक्शन उसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने यहां पर अगर इसकी करंट की डायरेक्शन मान ली इस तरीके से, और इसको मान लिया कि ये जो करंट है वो है I1, और इस जगह पर मान लिया कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, और उस पर करंट है I2। अब इस पे लगाइए हम जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। कैसे, देखिए उसको लगाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक्स में ये अलग तरीके से होता है, बट इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। कैसे, कभी भी बैटरी के आसपास से मत चलिए, ठीक है, बैटरी से यहां से दूर रहिए, इधर से चलिए, इधर से अब चलिए इस लूप में ऐसे चलते हुए, और आपने क्या माना है, करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो आपको क्या मिला, यहां पर 10 ओम का रेजिस्टेंस मिला। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ये होता है। इसकी हेल्प से यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जो करंट है वो माना है I1 और रेजिस्टेंस है 10, तो 10 I1 हो जाएगा इस यहां पर वोल्टेज, ठीक है। तो 10 I1 ये हो गया। फिर इधर से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस ब्रांच में एक तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है और दूसरी I2 की ऐसी है, मतलब कि I2 ऊपर जा रहा है और ये I1 नीचे जा रहा है। तो यहां पर क्या ध्यान रखते हैं हम लोग कि इधर से इधर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए करंट की इस पे डायरेक्शन I1 की तरफ से लेंगे और माइनस कर देंगे उस पे I2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। फिर उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल हम लोग को मिल रहा है। बैटरी का टर्मिनल मिल रहा है कौन सा, नेगेटिव वाला। तो यहां पर इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट यहां पर लिख देंगे और इसको बराबर कर देंगे 0 के। तो ये एक इक्वेशन हम लोग की बन गई, ठीक है। आप जो टेक्स्ट बुक में है उसका भी यूज करके कर सकते हैं कि यहां से हम लोग चले ये 10 वोल्ट से, फिर यहां पे माइनस किया, फिर यहां पे माइनस किया, करंट की डायरेक्शन में ही चलते हुए माइनस कर रहे हैं। तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ उस पे ये है कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो चीज। तो है एग्जैक्टली वही, ये जो मैं लिख रहा हूं ये है एग्जैक्टली वही, बट सिर्फ चीजों को थोड़ा सा सिंपल कर दिया, जिससे कि हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वहां से जब चलना चालू कर रहे हैं तो इस यहां पर ये 10 I1 लिया, फिर यहां पर I1 और I2 इन दोनों की यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो I1 माइनस I2 ले लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस यहां पर 10 कर दिया। इसको माइनस कैसे ले रहे हैं, जब यहां पर हम लोग के पास ये निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 है, तो यहां पर -10 आ जाएगा और इसको बराबर 0 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का ये एक इक्वेशन निकल कर आ गई। फिर इसके लिए लिखेंगे इस लूप के लिए, तो ये यहां से अब बैटरी को मैंने कहा कि बैटरी को स्किप करिए, आगे से चलिए, इस जगह से चलते हैं, इस जगह से चलेंगे। तो क्या माना है कि करंट इस पे कितना है, इस लूप में I2 है, यहां से इस ये वाला लूप एक छोटा सा लूप कंसीडर कर लिया था, तो इसमें है कितना I2, तो I2 × 5 कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 5। तो अब यहां से क्या करेंगे, I2 की डायरेक्शन इधर है और I1 की नीचे है, तो यहां पर ले लेंगे अब, क्योंकि I2 के लिए एनालाइज कर रहे हैं तो I2 को पहले ले लेंगे और उसके बाद I1, फिर यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 10 का। और यहां पर आप देखिए बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस वाला, वो लिख दिया, और कितना वोल्टेज है 20 है, वो लिख दिया। सोचना ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, कि वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट जो आता जा रहा है वही लिखते जा रहे हैं। अब उसके बाद यहां से इसको बराबर 0 कर देंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, I1 और I2 के टर्म्स पे दो हम लोग के पास इक्वेशंस निकल के आ गई, जो कि क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको आप सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको यहां पर सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अब यहां से इसके आगे बची मैथ्स, वो आप उस खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्यों। और दूसरी चीज ये भी है कि ये दो जो लीनियर इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम लोग का 10th में सिखाया जाता है, तो इसको मैं अभी नहीं लेने वाला, ये आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप वापस जाइए 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तरीके समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनका आप उसको
प्रैक्टिस करिए और फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ तक फिजिक्स थी, इसकी आगे बची मैथमेटिक्स। वहाँ से आपके पास I1 I2 निकल कर आ जाएगा, और I1 I2 फिर अगर आपसे पूछ ले कि इस ब्रांच में कितना करंट है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, I1 जो है अगर हम लोग की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, यानी कि I1 की जो डायरेक्शन मानी थी हम लोग ने वो एकदम सही मानी थी, तो वो निकल कर आ जाएगा जो भी वैल्यू करंट की वो। और अगर वोल्टेज बताने के यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा तो I1 इंटू 10 कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का I1 माइनस I2 हो जाएगा इस ब्रांच पे करंट, और इस ब्रांच पे करंट I2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ब्रांच पर करंट पता चल गया। तो कभी भी किसी ब्रांच पे फिर हम लोग को पोटेंशियल बताना होगा तो करंट इंटू R कर देंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, KCL पहले हो गया था, अब हो गया हम लोग के पास KVL। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं EMF के बारे में और सेल ग्रुपिंग के बारे में। तो EMF होता क्या है? EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को, या फिर कह लें कि इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि जैसे एक बैटरी है, बैटरी को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ऐसे कुछ लगा लिया, तो इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें ये बैटरी धक्का लगाएगी, उसको एक तरीके से इस पे फोर्स लगाएगी, इस पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले स्टैब्लिश करेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर जो चार्जेज है उसमें लगेगा फोर्स, और उस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हेल्प करेगा इसको आगे बढ़ने में। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरीके का फोर्स नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन नहीं होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि EMF हम लोग का एक तरीके का वोल्टेज है। ठीक है, और वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज की वजह से ही तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनमें फोर्सेस लगता है। तो मतलब कि ये कहने का कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज को ही हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बट अगर हम लोग अभी तक वोल्टेज शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो एकदम से EMF शब्द का इस्तेमाल क्यों करने लगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इस्तेमाल क्यों करने लगे? क्या ये क्वेश्चन आया? बिल्कुल आया होगा कि फिर क्या रीजन है। तो रीजन बिहाइंड इट, जो वोल्टेज हम लोग का डिफाइंड है वो ये है कि अगर मैं एक पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर लूं और उस वोल्ट मीटर को मैं कनेक्ट कर दूं इस जगह पर, इस बैटरी के क्रॉस, तो वो जो रीडिंग बताएगा वो बताएगा इस जगह पर वोल्टेज। ठीक है, बट अगर मैं इस बैटरी का वोल्टेज तब फाइंड करूं जब इस बैटरी से कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, उस केस में जो वोल्टेज निकल कर आता है वो होता है इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो उसके पास मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं किसी बैटरी का EMF। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो आप लोग ने घड़ी में डालने वाले सेल देखे हैं, AA बैटरीज, इस तरीके के जो होते हैं, इस तरीके के सिलेंड्रिकल शेप के, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे नॉब जैसा बना होता है, इस तरीके की बैटरी दिखती है। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, तो उसमें जो एक चीज़ लिखी रहती है वो ये है कि 1.5 वोल्ट्स की वो बैटरी है। तो वो जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है वो एक्चुअली उसका लिखा रहता है EMF, कि मैक्सिमम ये इतना वोल्टेज दे सकता है। बट जैसे ही इस बैटरी में करंट फ्लो होता है, ठीक है, जैसे ही इस बैटरी में करंट फ्लो होता है वैसे ही इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इसके अंदर, और पूरा का पूरा अपीयर बाहर नहीं हो पाता। यानी कि अगर इस पे 1.5 लिखा हुआ है तो ये हो गया इसका EMF, और जब इसको यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा लेट अस सपोज बल्ब से, तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो इस पूरे सर्किट में फ्लो होने लगेगा करंट। उस करंट की वजह से और यहां पर एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ
बैटरी, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि इस बैटरी के अंदर ही होता है और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। लेट अस सपोज इस रेजिस्टेंस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया और वो कितना था, 0.3 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो गया, ठीक है, अंदर 0.3 ऐसे वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो अब यहां पर जो इस बल्ब को वोल्टेज मिल रहा होगा, मतलब कि यहां पर अगर हम लोग वोल्टेज ऐसे अब मेजर करें तो उस केस पे यहां पर जो हम लोग को वोल्टेज दिखाई देगा वो दिखाई देगा 1.2 वोल्ट्स। तो ये जो 1.2 वोल्ट्स है वो हो गया वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी, जबकि 1.5 जो है वो है क्या, ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय दैट बैटरी अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, ये होता है ईएमएफ की डिफिनीशन। ठीक है, इसको और स्पेसिफिक अगर हमें करना है तो ये कह सकते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। नो करंट इज ड्रॉन की कंडीशन ये है कि अगर कोई करंट इस सर्किट से पास नहीं होगा तो इस बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही उस पर कोई करंट फ्लो होता है तो इसकी वैल्यू आर, इसकी आई, तो ये दोनों प्रोडक्ट करके बन जाते हैं वी के बराबर, और इतना वोल्टेज इस जगह पर ड्रॉप हो जाता है। मान लीजिए यहां से एक मैंने बैटरी लगाई कुछ वोल्टेज की, तो यहां पर अगर इसको 20 वोल्ट्स मिल रहा है तो, और ये कुछ ड्रॉप कर ले रहा है वी, तो इस जगह पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा 20 माइनस वी। ठीक है, यानी कि अगर इस जगह पर 20 वोल्ट्स था तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, V इज इक्वल टू आई आर से V अगर निकल कर आ गया कि इस पे V वोल्टेज ड्रॉप होगा तो 20 माइनस वी करके इतना हम लोग बता देंगे कि अब इसके बाद जो वोल्टेज है वो इतना हम लोग को मिलेगा। इस पे V वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस रजिस्टर पे। ठीक है, तो ये चीज होती है क्या, इस चीज एक बैटरी से रिलेटेड हुए हम लोग के कॉन्सेप्ट। तो ईएमएस समझ पे आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ पे आ गया। अब बात आती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में ऐसा क्यों होता है और हम इसको कैसे कंसिडर करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी बैटरी के अंदर होना ज़रूरी है और होता ही है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बट उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बैटरी भी एक तरीके की मटेरियल से ही बनी हुई है और हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है करंट के फ्लो को रजिस्टर करने की। तो बैटरी में भले ही सॉल्यूशंस भरे हों, जैसे कि घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो वो भी क्या कर रहा होता है, लिक्विड, क्योंकि वहां पर आयंस का फ्लो होता है तो वो भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर उसको हम लोग को सर्किट में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे। जैसे कि एक बैटरी बनाए इस तरीके से और इसके बगल में एक रेजिस्टेंस बना दें। ठीक है, ये चीज, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां से ऐसे इसको ऐसे कवर कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि इस बैटरी के का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये उसकी बात चल रही है। यहां पर ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, और इस पॉइंट के क्रॉस अगर हम लोग बात करें कि कितना वोल्टेज होगा, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट के अबाउट अगर माने कि कितना वोल्टेज होगा तो वो होगा वी एक्स माइनस वी वाई। ठीक है, वी एक्स माइनस वी वाई होगा, यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, वी एक्स माइनस वी वाई। और ये जो पहला केस है यहां से ये बता रहा है कि अगर ये जो पॉइंट है ये ओपन सर्किट है, क्या है, ओपन सर्किट है, तो जब ये ओपन सर्किट होगा मतलब कि ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी आगे इस पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि पोटेंशियोमीटर, तो अब हम लोग के सिलेबस में नहीं है, जब वो पढ़ते थे तब आता था कि पोटेंशियोमीटर से हम लोग फिर कैसे ईएमएफ मेजर करते हैं। तो अभी तो वो नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि अभी जरूर नहीं। बट एक चीज समझिए कि अगर इस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें किसी भी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इस पे किसी भी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना भी इन दो पॉइंट के बीच में हम लोग का पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे वो इसके ईएमएफ के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझिए कि जो ई है वो हम लोग ईएमएफ का को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और वी एक्स माइनस वी वाई ले लिया इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल टू
ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नहीं है, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, Vx माइनस Vy, ठीक, यहां से ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज आती है, अगर इसी तरीके के अरेंजमेंट में यहां पर हम लोग ने रेजिस्टेंस माना था और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, आई कितना था, 0 था, इस पे करंट फ्लो होने वाला, बट अगर हम लोग के पास इसी तरीके का अरेंजमेंट है और यहां पर जो रेजिस्टेंस यहां पर ऐसे लगा हुआ है, इस अरेंजमेंट में कुछ इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स और एडेड हैं जिससे कि इस बैटरी से आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और वो कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो होगा क्या कि अगर इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई है, और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिलेगा Vx माइनस Vy, वो होगा एप्सिलॉन माइनस IR, ठीक है। इसको हम लोग V भी लिख सकते हैं, Vx माइनस Y को V भी लिख सकते हैं, V क्योंकि क्या होता है, हम लोग का वोल्टेज होता है, जो कि इस तरीके से आप इससे जो मैंने समझाया था एग्जाम्पल लेके वो समझ सकते हैं कि ये जो V निकल कर आया है वो 1.2 वोल्ट निकल कर आया है, कब, जब 1.5 में हम लोग ने माइनस कर दिया है 0.3, ठीक है। तो ये चीज है जब इस बैटरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। अब फिर ये तीसरा केस आता है, इसको समझते हैं, ये क्या है, यहां पर चार्जिंग हो रही बैटरी की, मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो आजकल क्या होता है, 65 वॉट का चार्जर, 33 वॉट का चार्जर, 20 वॉट्स का चार्जर होता है, तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम लोग ज्यादा लेते हैं, तब जाके कहीं 60 वॉट या 65 वॉट, 33 वॉट इस तरीके के चार्जर फॉर्म होते हैं। तो बैटरी जो हम लोग के मोबाइल के अंदर, वो तो 5 वोल्ट्स की ही है या 6 वोल्ट्स की ही है, उस पर कुछ मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होगा, बट जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ज्यादा वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट अंदर फ्लो हो रहा है। तो होगा क्या, आप समझिए इसको, कि कोई अरेंजमेंट जहां पर एक बैटरी है और बैटरी के साथ यहां पर अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर ऐसे करते हुए बना रहे हैं, तो ये एक बैटरी बनी और इसमें करंट पॉजिटिव वाले की तरफ से अंदर जा रहा है। इस केस में क्या होगा, ये बैटरी चार्ज होगी, क्या होगी, चार्ज होगी। तो अगर इधर से इधर हम लोग देखें, क्या करें, इधर से इधर हम लोग देखें कि Vx माइनस Vy क्या होगा, तो अगर इस बैटरी को चार्ज करना है तो इस बैटरी से ज्यादा का ईएमएफ होना, मतलब इस बैटरी का जो ईएमएफ है उससे ज्यादा वोल्टेज बाहर से लगाना पड़ेगा, यानी कि Vx माइनस Vy जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, ईएमएफ से। तो ईएमएफ से ज्यादा अगर इसको करना है तो ईएमएफ में हम लोग ऐड कर देंगे इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये जो करंट आई जा रहा है वो कितना पोटेंशियल ले रहा है, वो अब वो ड्रॉप किसका पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा अपने अंदर, ठीक है, वो जो बाहर से हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उसके पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा बैटरी के अंदर। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बैटरी के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में, ठीक है। जैसे कि यहां पर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग को एडअप करना है चीजों को तो वो क्या कैसे होगा कि ये वाला जो वोल्टेज है उसके हिस्से, मतलब कि जो बाहर से एक्सटर्नल हम लोग वोल्टेज लगा रहे हैं वो उसका हिस्सा ड्रॉप होता है बैटरी के अंदर, तब जाके उसकी चार्जिंग होती है। तो चार्जिंग के केस में हम लोग के पास ये इक्वेशन निकल कर आती है, बैटरी के अगर Vx और V पॉइंट पर हम लोग को बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR या फिर E प्लस IR कह सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। और अगर हम लोग को फाइंड करना हो EMF या फिर जो हम लोग के सेल हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो फिर किस तरीके से जो EMF है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग EMF कैलकुलेट करें तो आप लोग ने ये चीज़ घर पे भी बहुत करा है, जैसे कि जो हम लोग के रिमोट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये रिमोट है, ठीक है, तो इस रिमोट पे आप लोग ने क्या देखा है, सेल देखें। वो सेल कैसे लगाते हैं हम लोग, एक सेल लगाया दूसरा सेल लगाया, तो वो जो सेल लगते हैं वो लगते हैं सीरीज पे, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग के पास जो सेल आता है वो होता है 1.5 वोल्ट्स का और हम लोग को 3 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, तो हम लोग उनको सीरीज पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो वोल्टेज होता है वो एडअप हो जाता है।
बट क्योंकि जो सेल हैं उनके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी एसोसिएटेड होता है, तो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं उसको देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं डिवाइड, सीरीज की बात ऊपर करेंगे, पैरेलल की नीचे। तो यहाँ पर जो सीरीज पर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर बना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो कैसा होगा कि ये दो तरीके से हो सकता है कि जो बैटरी लगे हो या सेल लगे हो वो इस तरीके से लगे हो, ठीक है, इस तरीके से, और इसका EMF E1 है, इसका E2 है और इसका E3 है। तो जो इक्विवेलेंट यहाँ और इसके साथ साथ इनसे एसोसिएटेड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R2 और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो जब इस तरीके से है तो होगा क्या, आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा दिख रहा है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा हम लोग का R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हमने यहाँ पर सेल कनेक्ट किए हैं। अब अगर हम लोग को करंट बताने कि कितना फ्लो हो रहा है तो I हम लोग का निकल कर आ जाएगा यहाँ पर E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, क्लियर। इसी में दूसरी तरीके से हो सकता है जहां पर कि जो बैटरी कनेक्टेड हो, बैटरी कैसे कनेक्टेड हो कि एक बैटरी ऐसे है, दूसरी बैटरी ऐसे है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर सिर्फ हम लोग के पास अभी माने कि अगर दो बैटरी हैं, एक का EMF E1 दूसरे का E2, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये पहली वाली बैटरी का, उसका मान लिया कि R1 है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका मान लिया कि R2 है। तो देखिए R1 R2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो तो R1 प्लस R2 ही होगा। बट क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो E इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ये यहां पर सीरीज पे दो तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है पैरेलल में कि अगर बैटरीज को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें, यानी कि एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है और दूसरी बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, इस केस में फिर हम लोग का अगर इसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R2 है और EMF E2 है, तो इसका इक्विवेलेंट EMF कितना निकल कर आएगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता ही है कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। कैसे, आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, अगर यहां पर इस ब्रांच में करंट I आ रहा है तो कुछ करंट इधर आ जाएगा, बाकी करंट इधर आएगा, मतलब ये जो I करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बात समझ पे आई। तो अगर हम लोग को इस जगह पर इक्विवेलेंट निकालना है EMF, तो I इंटू अगर R कर दें, तो अगर इस जगह पर कितना करंट है वो पता कर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो हम लोग का काम बन जाएगा, हाँ या ना। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, बट इसको समझिए इक्वेशन में ये क्या है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले में E1 अपॉन R1, ये क्या निकाल रहा है, करंट निकाल रहा है, किस ब्रांच से, इस ब्रांच से। और E2 बाई R2 ये क्या निकाल रहा है, करंट निकाल रहा है इस ब्रांच से। तो इन दोनों का जो करंट का सम होगा वही तो इसके बराबर होगा। तो ये जो एक तरीके से लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, यहां से आने वाले करंट। अब यहां पे प्लस करके डॉट डॉट कर दिया, यानी कि अगर इस तरीके से और भी यहां पर कनेक्ट कर दिया जाए तो सबको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर हम लोग का क्या लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, और यहां पर ये जो लिखा हुआ है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो अगर इस यहां पर भूल जाएं कि ये यहां पर बैटरी भी लगी हुई है, तो ये जो R1 और R2 है वो कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 अपॉन R, P इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी चीज का यूज करके यहां पर ये लिखा हुआ है, ये R इक्विवेलेंट। तो अब ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखी हुई है, या फिर RP कह लें पैरेलल रेजिस्टेंस को। ये तो ये फाइनली क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये जो I दिया हुआ है इस I के साथ RP मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये R जो E इक्विवेलेंट है उसके बराबर निकल कर आ जाएगा। बात समझ पे आई। ये I इंटू R ही लिखा हुआ है, बट देखने में ये लग रहा है कि अरे ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का
तरीका है, ये हम लोग का जो नीचे लिखा हुआ है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये टोटल करंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में करंट निकालकर हमने उसको ऐड कर दिया तो टोटल करंट निकल कर आ गया, और उसको डिवाइड कर दिया हम लोग ने यहां पर जो 1/R इक्विवेलेंट निकल कर आता है उससे, तो यानी कि R इक्विवेलेंट ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो और वो E इक्विवेलेंट के बराबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो इसी में अगर क्या हो कि E1 जो है वो सभी के सभी E वैल्यू के ही हो जाएं, यानी कि जैसे कि हम लोग के पास दो सेल हों 1.5 वोल्ट के इस जगह पर, दोनों के दोनों क्या जो EMF दिया हो कितना 1.5 वोल्ट्स का दिया हो, तो उस केस में जो E है यहाँ पर E1 E2 ये सब E से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते यहाँ पर ये जो E है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखूं तो ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह करते करते ये होगा, और यहाँ से ये 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करते करते ये होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सेम चीज़ हम लोग की पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, या वोल्टेज की। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट निकल कर कितना आ जाएगा हम लोग का, E निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से हम लोग ने ले लिया कि ये है। ठीक है, अगर इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इस स्टेप को हटा दीजिए, यहाँ से मैंने ये बताया। ठीक है, ये ऐसे कट कर देगा तो ये E इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर ये अगर इसको लिखना चाहें तो ये यहाँ पर 2 एप्सिलॉन बनेगा, और नीचे फिर ये तो कॉमन ले रहे हैं हम लोग क्योंकि, तो अगर इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो ना ही लिखें ज़्यादा सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हो सकता है ये बैकग्राउंड में जो टीम है उससे ये गलती से लिख गया हो, ठीक, इस जगह पर। तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से निकल कर आएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे कि अगर यही जो हम लोग के पास बैटरी है वो कैसे हो, वो हम लोग को गिवन हो एक ग्रिड के फॉर्म पे। ठीक है, कैसे दिए हो, ग्रिड के फॉर्म पे दिए हो, तो हम लोग इसको कैसे एनालाइज करते हैं। ग्रिड मतलब जैसे कि बैटरी दी हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बैटरी दी हो और इनफाइनाइट तक, फिर उसके बाद ऐसे बैटरी दी हो, और इधर से भी ये करते हुए ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, और इधर ऐसे करते करते ऐसे इनफाइनाइट तक हो ऐसे, और इधर भी ऐसे करते करते इनफाइनाइट पर हो। ठीक है, इधर ऐसे। तो उस केस में हम लोग के पास क्या है, देखिए इस पॉइंट के अबाउट हम लोग को बताना है कि कितना ये जो है वोल्टेज हम लोग के पास है। तो ये इस डायरेक्शन पर जो यहां पर लगे हुए हैं सेल वो लगे हुए हैं n नंबर्स पे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 इस तरह करते करते अप टू n, और इस डायरेक्शन पे पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, ऐसे करते करते अप टू m ब्रांचेस यहां पर इस तरीके से इस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, मतलब कि m रोज हो गई और n कॉलम्स हो गए। तो इस तरीके से जब अरेंजमेंट होता है और सब में EMF जो है वो इतना ही है। ठीक है, और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो R अगर ले रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल मान रहे हैं, तो जो अब देखिए R इक्विवेलेंट अगर हम लोग को फाइंड करना है तो देखिए क्या है, ये सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, N रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इस ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा NR। ठीक है, पहली ब्रांच का NR निकल कर आ गया। और अब क्योंकि NR रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इस ब्रांच का NR, इस ब्रांच का NR, इस ब्रांच का NR, हर एक ब्रांच का NR निकल कर आएगा, तो वो जो कॉम्बिनेशन है, एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है NR और इस तरीके से आइडेंटिकल M ब्रांचेस है, तो M से डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला प्रॉपर्टी है जो अभी मैं बताकर आ चुका हूं। तो जो बनेगा हम लोग के पास वो बन जाएगा NR डिवाइडेड बाई M। क्लियर? ये चीज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट EMF, ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF कैसे निकल कर आएगा, देखिए सीरीज में बैटरी लगी हुई कितनी, N बैटरीज लगी हुई जिनका EMF E है, तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा सीरीज पे NE, और क्योंकि ये सब के सब पैरेलल में लगी हुई हैं NE करके, मतलब इसको अगर मान लें कि NE EMF की एक बैटरी, तो ये सब के सब पैरेलल में और सेम
पोटेंशियल में है। और अभी हम देख के आए कि सेम पोटेंशियल में अगर बैटरीज होती हैं और सेम पोटेंशियल वाली बैटरीज होती है तो उनका जो पोटेंशियल निकल कर आता है वो उतना ही निकल कर आता है जितने की एक बैटरी का होता है। तो NE हम लोग का यहाँ पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं कि इस जगह पर कितना करंट फ्लो होगा, और हर एक ब्रांचेस को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी ग्रिड पे हम लोग को इस तरीके से ध्यान रखना है कि एक हम लोग का 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर होता है, बैटरीज का कॉम्बिनेशन गिवन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक लूप के बारे में। ठीक है, कि अगर हम लोग के पास कोई एक लूप हो जहां पर एक बैटरी ऐसे लगी हो, फिर एक बैटरी लगी हो, फिर एक बैटरी लगी हो। अब यहां पर ये एक सर्कुलर पाथ में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर एक सर्कुलर पाथ में बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसा ऐसा करते हुए ऐसा ऐसा और इस तरह करते करते मान लीजिए यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है। ठीक है, या कह लीजिए n नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब इस तरीके से करते हुए n नंबर ऑफ बैटरीज हम लोग ने मान ली कि यहां पर ये डॉटेड डॉटेड ऐसे करके है, उस केस में इस पूरे लूप का फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप ये प्रोग्रामिंग वाला फॉर नहीं है, यहां पर अभी फॉर लूप मतलब इसके अब इस लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लूप के लिए जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो हो जाएगा NR। क्यों? क्योंकि हर एक बैटरी से का जो हम लोग EMF मान रहे हैं वो मान रहे हैं E, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस मान रहे हैं हर एक बैटरी का वो मान रहे हैं R। ठीक है, E और R इस तरीके से। तो जो टोटल EM जो होगा R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा NR। कैसे? इसको हम लोग एक सीरीज पे कंसीडर कर सकते हैं, तो हो गया NR, और इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा वो हो जाएगा NE, क्योंकि वो भी एक सीरीज पे है। तो ये दो चीजें निकल कर आ गई। फिर बात आती है कि अगर हम लोग को इस लूप में अभी यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है किसी दो पॉइंट के बीच में, सिर्फ इन्हीं को आपस में ही कनेक्ट कर दिया गया है, वहां पर ऐसे सर्कुलेट कर रहा है करंट, तो उस जगह पर अगर हम लोग को करंट बताना है तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कर देंगे तो E बाई R निकल कर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, एक बैटरी की वजह से जितना करंट होगा उतना ही पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, बट खास बात क्या होती है इस सर्किट में? खास बात यह है कि हम किसी भी यहां पर दो पॉइंट के बीच को अगर ऐसे Vx और Vy मान ले और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना निकल कर आएगा, 0 के बराबर निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा वो देखते हैं। देखिए, अगर इसको मान लिया कि ये Vx है तो यहां से यहां बढ़े, यहां से अगर हम लोग यहां बढ़े तो ये हो गया Vx पे हम लोग को अब क्या यहां पर मिला, ठीक है, या फिर Vy से अगर चलना चालू करें, Vy से चलना चालू किया, Vy से चले आगे, Vy से इधर क्या मिलेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर I करंट की वजह से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस पे जो IR है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर बैटरी का पोटेंशियल मिला तो वो इस जगह पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर ये माइनस मिला ना इसका, तो ये हो गया। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। इस तरह करते करते अरे हम लोग को Vx बाई Vy निकालना था। ठीक है, तो उल्टा अगर हम लोग ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से ले लेते हैं। Vx माइनस Vy निकालना है तो Vx से ले लेते हैं। तो Vx लिया, Vx में हम लोग को ये बैटरी मिली। तो अब यहां से क्या हो रहा है कि ये जो EMF है वो ऐसे माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उस पर ड्रॉप हो रहा होगा पोटेंशियल का, तो वो हो जाएगा IR। उसके बाद बैटरी यहाँ पर मिली तो वो फिर से माइनस I हो जाएगा, मतलब माइनस E हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्लस होगा और ये IR हो जाएगा। इस तरह करते करते हम लोग को मिल गया Vy, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 के। क्लियर? कैसे? ये हम लोग यहाँ से ऐसे मान रहे हैं कि एक लूप पे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अब देखिए जो I और E और R के बीच में रिलेशन है वो क्या है कि E इज इक्वल टू IR, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो दो पॉइंट है Vx माइनस Vy, उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस है भी नहीं और तब भी करंट फ्लो होता जा रहा है। तो एक्चुअली ये ऐसे हो रहा है कि ये जो बैटरी है ये तो करंट, इनके जो टर्मिनल्स है उनमें तो जो पोटेंशियल है उस पर तो डिफरेंस है इनके बैटरी के उस पर, बट साथ में क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो एक क्या कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वोल्टेज को और एक घटाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हम लोग को लग रहा है कि जो नेट है वो वोल्टेज कितना हो गया हम लोग का 0 हो गया। बट इस पे
हम लोग का करंट फ्लो होगा विदाउट हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी पॉइंट पर वी एक्स और वी वाई कंसिडर करें तो ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का इससे रिलेटेड चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि आज मैं कवर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके जो अगला हम लोग का लेक्चर है उसमें हम लोग दूसरी चीज़ों को कवर करेंगे। तो अब इसके आगे मैं इसको एंड करना चाहूँगा। थैंक यू। अगर आपको इस पर किसी भी तरीके की क्वेरीज हो, मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपको इस पर किसी तरीके की क्वेरीज हो तो साथ ही ऐप के आप क्वेरी सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की, किसी क्वेश्चन में आप फंस गए। और साथ में अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो इस पर ये जो आ रहा है jetest.pruter.ai, आप उसमें जाके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज वहाँ पर मॉक टेस्ट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग मॉक टेस्ट होगा, और जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे कि कैपेसिटर्स के लिए अलग है, वहाँ पर वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात होती है, यानी कि हम लोग के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है या वर्क डन की बात होती है, उनसे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हैं वो सब अलग अलग हैं। या बात करें कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, सब के हम लोग के वहाँ पर मॉक टेस्ट हैं। तो वहाँ पर आप जाइए और अपने मॉक टेस्ट को दीजिए। वहाँ पर एनालाइज होगा आपका रिजल्ट्स, कंपेयर होगा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपका कंपैरिजन होगा। आपका खुद से खुद में होगा। जब आप अगला मॉक टेस्ट देंगे या फिर उसी मॉक टेस्ट को जब दोबारा देंगे तो एनालाइज होगा कि आप में कितना प्रोग्रेस हुआ है।